हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन के आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समाज शास्त्र के विषय वस्तु के बारे में। विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समाज शास्त्र के अंतर्गत इसकी विषय वस्तु को जानने समझने के बाद ही हम लोग इसके अंतर्गत अन्य किसी भी बात को समझ सकते हैं या अन्य किसी भी टॉपिक के बारे में सरलता से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समाज शास्त्र की विषय वस्तु कैसी होती है या फिर इसके अंतर्गत क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ विद्वानों ने समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया है। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दोनों को एक ही बताया और कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने दोनों में अंतर बताया। जिन्होंने दोनों को एक ही बताया उन्होंने ये मान लिया कि ये विषय वस्तु और समाज शास्त्र के जो विषय क्षेत्र है ये एक है, लेकिन परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में काफ़ी कुछ अंतर है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दोनों को एक दूसरे से अंतर करने पर बताती हैं, समझाती हैं। विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक किसी भी विषय का अध्ययन अधिक से अधिक किया जा सकता है। जब हम लोग विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो वो सीमा, वो बाउंड्री वहाँ तक होती है, वो अधिक से अधिक सीमा क्षेत्र जहाँ तक कि इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कुछ सीमाएं हैं। जब हम लोग विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं तो इसका तात्पर्य उन निश्चित बातों और विषयों से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जब हम लोग किसी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो ये विषय वस्तु के जब बात हम लोग करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम लोग किसी विज्ञान या शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अंतर है दोनों ही चीज़ों में। समाज शास्त्र के संबंध, जो समाजशास्त्र के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, फिर भी अधिकतर विद्वान सामाजिक प्रतिक्रियाओं, अब हम लोग जब एक कंबाइन अगर लेकर के चलें विद्वानों के सोच में अंतर होने के बाद भी, तो भी हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर विद्वानों ने सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। तो विषय वस्तु की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग कंबाइन एक कंक्लूज़न करें तो हम लोग क्या पाते हैं कि समाज शास्त्र के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। फिर भी अधिकतर विद्वान सामाजिक प्रक्रियाओं, जो प्रक्रियाएं होती हैं समाज में, सामाजिक संस्थाओं, जो संस्थाएं हैं समाज में, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ये काफ़ी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी भी महत्वपूर्ण शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें परिभाषाओं को सम्मिलित करना चाहिए अपने उत्तर में। जब हम उत्तर लिखते हैं तो परिभाषाओं का ध्यान रखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं आप लिखें। और यहाँ मैं एक बात ये मेंशन करना चाहूँगी कि जो विद्वानों की परिभाषाएं होती हैं वो जैसे कि इस तरीके से लिखें जैसा मैंने लिखा है। आप इस तरह से नाम लिखें, उन्हें कुछ अंडरलाइन करें, और परिभाषाएं तो जाहिर से इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें शब्द, बिल्कुल शब्द के शब्द ही लिखा जाता है। कुछ इसमें हम लोग अपनी तरफ से हेर फेर नहीं कर सकते, कुछ तोड़ जोड़ नहीं कर सकते। जो लाइनें विद्वानों ने कही हैं उन्हें लाइन बाय लाइन ही हमें लिखना होता है। ये एक तरीका है किसी भी विद्वान की बात को जब हम लोग अपने उत्तर में लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो दो लाइन की उनकी जो कोटेशन होती है, उनकी जो बातें होती है, जो परिभाषाएं होती है, उन्हें जस का तस लिखें। तो सबसे पहले हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा को देखते हैं। उन्होंने क्या कहा? समाज शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, धर्म, सामाजिक नियंत्रण तथा उद्योग या कार्य आदि विषय आते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम लोग समाज शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं उसकी विषय वस्तु को अगर हम लोग देखें तो क्या है विषय वस्तु उसकी? तो परिवार है, धर्म है, सामाजिक नियंत्रण है,
जो बहुत सारे नियम कानून कायदे होते हैं समाज के, उद्योग है या फिर जो काम होते हैं, जो कुछ खास काम होते हैं किसी समाज के, ये उनकी विषय वस्तु में आते हैं। अब हम लोग मैकाइवर एवं पेज की बातों को देखें, उनकी परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा है समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। उन्होंने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने बहुत ही सरल परिभाषा दी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी विद्वान की परिभाषा लिखें, लेकिन मैकाइवर एवं पेज की जो परिभाषा है इसे अवश्य लिखें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और क्या है, संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि सामाजिक संबंधों का जाल है, उनके अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। तो जो परिभाषा उन्होंने बताई है उसे ही हम लोगों को लिखना है। अन्य शब्दों में कहें तो यह कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र समाज का ही व्यवस्थित अध्ययन है। तो इस प्रकार से हम लोग अन्य शब्दों में अगर उनकी बात को कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज का ही व्यवस्थित अध्ययन है, जिसमें हम लोग चरणबद्ध रूप से या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। अलग अलग विद्वानों के विचारों से स्पष्ट होता है कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है। तो मुख्य रूप से हम लोग ये देखते हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, आप बुक से और भी परिभाषाओं को ले सकते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण बताया आपको। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी बातें कही हैं, मैंने सबको यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से और कुछ जोड़ना चाहें तो बुक से देख के लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग मिला के हर एक विद्वान के बातों को कंक्लूड करें तो उनके हिसाब से जो विषय वस्तु होती है समाज शास्त्र की, वो सामाजिक संबंध ही होते हैं। इसी के आधार पर पूरा समाज शास्त्र निर्भर करता है। सभी प्रकार के संबंधों को दो भागों में बांट सकते हैं। अब संबंध बहुत ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के, लेकिन अगर हम लोग उन्हें डिवाइड करें तो दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो दो भाग, तो भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध। तो समाज शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा कि समाज शास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध है, और ये सामाजिक संबंध दो प्रकार के होते हैं, भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध। अब हम लोग दोनों के बारे में देखते हैं। सामाजिक संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न मैं आप लोगों को वही पढ़ाती हूँ जो प्रश्न के रूप में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो बिल्कुल जब आप एक आंसर लिखते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले भौतिक संबंध को देखें कि भौतिक संबंध क्या होते हैं। तो भौतिक का अर्थ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई बेजान, दो बेजानदार वस्तुओं या वैसी वस्तुएं जिसमें जान नहीं हो, निर्जीव, या एक तरफ जीवित प्राणी और दूसरी तरफ की वस्तु के बीच पाए जाने वाला संबंध। जैसे कि मैं हूँ और मैं ये पेन, ये पेपर, ये कागज़ या ये कॉपी, टेबल, ये सब कुछ, ये जो बेजान चीज़ें हैं, तो इस तरह का जब संबंध होता है तो यही भौतिक संबंध है। यानी निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव या फिर एक तरफ सजीव एक तरफ निर्जीव के बीच जो संबंध होता है वो भौतिक संबंध होता है। जैसे पेन व कागज, आग और धुआं का संबंध, माइक व श्रोता इत्यादि। मैंने आपको बताया भी अभी कि एक तरफ कोई सजीव वस्तु भी हो सकती है और दूसरी तरफ निर्जीव वस्तु भी हो सकती है। तो उन दोनों के बीच जो संबंध होगा वो ही भौतिक संबंध होगा। तो ये एक विषय वस्तु है समाजशास्त्र की, दोनों में पारस्परिक जागरूकता नहीं होती है। पेन को, इस कागज़ पेन, इन दोनों के बीच में कोई जागरूकता नहीं है पारस्परिक। तो ऐसा होता है, उनमें मानसिक पक्ष का अभाव होता है, मतलब वो सोच समझ नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है, तो ये आपको लिखना होगा। दूसरी ओर अगर हम सामाजिक संबंध की बात करते हैं तो ये केवल जीवित प्राणियों में ही पनपते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। जब वो सजीव होंगे तो सजीव में पारस्परिक जागरूकता होती है और वे एक दूसरे
या परस्पर एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से परिचित होते हैं, यानी किसी न किसी रीज़न से एक दूसरे को जानते होते हैं। जैसे कि अगर हम मित्र की बात करें, या दो लोग जो मित्र हैं आपस में, या दो लोग जो छात्र हैं, छात्र पति पत्नी, मालिक नौकर, तो देखिए ये जो संबंध है ये किसी न किसी वजह से एक दूसरे के प्रति अर्थपूर्ण है, परस्पर एक दूसरे के प्रति जागरूक संबंध है। लोग जान रहे हैं एक दूसरे को, यानी दोनों ही पक्ष मानसिक रूप से सजग हैं, निर्जीव नहीं है। तो ये हो गया भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध। अब हम लोग सामाजिक संबंधों की विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, सॉरी ये हिल गया। सामाजिक संबंधों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक है एवं इसकी जो अंतर्वस्तु है वो कई प्रकार की हो सकती है। जो अंतर्वस्तु इसके अंतर्गत है वो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक आदि बहुत तरह की हो सकती है जो इसके अंतर्गत पाई जा सकती है। सामाजिक संबंधों के ही भाग हैं ये सभी। सामाजिक संबंध व्यक्ति के अनुकूल भी हो सकते हैं और उसके प्रतिकूल भी हो सकते हैं। हम लोग समाज में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमेशा आपके सपोर्ट में ही सब चीज़ें होंगी। बहुत सारी चीज़ें आपके विपरीत भी होती हैं। समाज में संघर्ष भी पाया जाता है, आपको पता है। अब हम लोग कुछ परिभाषाएं देखते हैं सामाजिक संबंधों की, क्योंकि एक अलग ही टॉपिक है ये सामाजिक संबंध। मैंने साथ साथ ही आप लोगों को बताया। मैक्स वेबर ने क्या कहा है, उनके अनुसार सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग केवल कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता है। मैक्स वेबर ने कहा है सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। ये परिभाषा उन्होंने दी है। वहीं किंग्सले डेविड की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो सामाजिक संबंध का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में संबंध ही नहीं है वरन इन व्यक्तियों का समूह के साथ संबंध भी है। तो ये किंग्सले डेविस की परिभाषा है। सामाजिक संबंध का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में संबंध ही नहीं वरन इन व्यक्तियों का समूह के साथ संबंध भी है। ये किंग्सले डेविस ने कहा है। अब मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा है, सामाजिक संबंध में व्यक्ति की मनोवृत्ति तथा वे स्वार्थ आते हैं जिनसे वे संबंधित होते हैं। अतः सामाजिक संबंध की पूर्ण परिभाषा में इन दोनों की व्याख्या आवश्यक है। तो ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। तो ये दो तीन परिभाषाएं मैंने आप लोग को बताई। आप इन्हें लाइन बाय लाइन ही लिखेंगे। याद करने का एक सरल तरीका है कि पहले आप हर एक परिभाषा को नाम के साथ 10 बार पढ़ें, फिर उन्हें 10 बार लिखें। आप देखेंगे कि आपकी एक बार की मेहनत से आपको ये परिभाषाएं लाइन बाय लाइन याद रहेंगी और आप एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने खुद इसी तरह से पढ़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक संबंधों की क्या क्या विशेषताएं देख सकते हैं। तो इनकी विशेषताओं के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो पहली विशेषता है अमूर्त। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उनका कोई मूर्त रूप नहीं होता, उनका कोई भौतिक आकार नहीं होता। जैसे किसी टेबल, कुर्सी, पंखा, घड़ी, पेन या इस तरह की किसी भी भौतिक वस्तु को हम ले सकते हैं, तो इनका एक आकार प्रकार होता है। लेकिन जो संबंध होते हैं, जो सामाजिक संबंध होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता। चूँकि संबंध मानसिक तथ्य है, ये हमारे दिमाग में होते हैं, तो उनका आकार कैसे हो सकता है। उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, फील करते हैं हम लोग। वस्तुओं की भांति उन्हें नापा तौला नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी विशेषता। तो दूसरी जो विशेषता है वो है जटिल प्रकृति। इनका जो नेचर होता है ना, बहुत ही जटिल होता है। सामाजिक संबंध जटिल प्रकृति के होते हैं। इनकी संख्या भी असंख्य है, इनकी कोई संख्या नहीं है। क्योंकि ये दिमाग में आने वाली चीज़ है, तो दिमाग में हम जानते हैं, समझते हैं कि अनेकों असंख्य बातें आती जाती रहती हैं, तो इन्हें ना नापा तौला जा सकता है
तो ये जो होते हैं बहुत ही जटिल प्रकृति के होते हैं और इनकी संख्या भी नहीं होती कि हम गिन करके इसका कोई आकलन कर सकते हैं। इन असंख्य संबंधों के ताने बाने से ही समाज का निर्माण होता है। तो निर्माण का जो प्रमुख जो आधार है वो इसकी जटिल प्रकृति है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है या इसकी विशेषता है वो है अर्थपूर्ण, कि ये किसी कारण से ही होंगे, बेवजह नहीं होंगे। सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जब दो लोगों में संबंध होता है तो वो कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा, कोई ना कोई एक कारण होगा, तभी उनके बीच वो संबंध होगा। तो अर्थपूर्ण संबंध होते हैं ये व्यक्ति एवं समूह के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। यानी अगर हम किसी व्यक्ति से भी कोई संबंध रखते हैं या किसी समूह या संगठन से कोई संबंध रखते हैं तो कोई ना कोई कारण से ही रखते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है अनिश्चित स्वरूप। इसका स्वरूप निश्चित नहीं होता। सामाजिक संबंधों का स्वरूप निश्चित नहीं होता। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों, कार्यों, पद एवं भूमिकाओं के अनुसार सामाजिक संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मित्रतापूर्ण, विरोधात्मक आदि अनेक प्रकार के होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि इनका स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे कि इनका स्वरूप सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, शैक्षणिक भी हो सकता है, मित्रता वाला हो सकता है या फिर विरोधाभास वाला हो सकता है, विरोधात्मक या संघर्षपूर्ण हो सकता है। तो इसके स्वरूप में भिन्नता देखी जाती है। स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। सामाजिक संबंध स्थायी भी हो सकते हैं हमेशा के लिए, जैसे कि हमारा परिवार के सदस्य, इन्हें हम बदल नहीं सकते, तो ये स्थायी भी होते हैं। अस्थायी भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर व मरीज का। अब कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो ही वो डॉक्टर के पास जाएगा। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक ही उसका डॉक्टर से लेना देना होता है। जब वो ठीक हो जाता है तो फिर उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, या फिर डॉक्टर को मरीज से कोई लेना देना नहीं होता। फिर वो नेक्स्ट टाइम कभी बीमार पड़ता है तो वो फिर उससे कंसल्ट करता है। तो ये ऐसा है कि ये अस्थायी होते हैं, थोड़े समय के लिए बनते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे दुकानदार व ग्राहक का होता है, ग्राहक को जब तक कोई काम होता है दुकान में तब तक वो जाता है, अपना काम करता है, फिर वहाँ से आ जाता है। तो ये इस प्रकार से ये अस्थायी होते हैं और थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति। इसकी जो प्रकृति होती है वो दोनों तरह की होती है। सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों या समूहों के बीच सहयोग के आधार पर भी निर्मित हो सकते हैं और इसके विरोध एवं संघर्ष के कारण भी संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। तो ये इनकी विशेषता है कि ये सहयोगी और असहयोगी दोनों रूप में होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। मतलब ये इनका जो स्वरूप होता है ना वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो ये खास विशेषताएं मैंने आपको बताई जो सामाजिक संबंधों की विशेषताएं होती हैं, और ये सामाजिक संबंध ही समाज की या समाज शास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक अन्य टॉपिक बताऊंगी। बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आ जाएगी जिसमें हम लोग मौलिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो समाज शास्त्र की जो मौलिक अवधारणाएं हैं, जैसे कि मैंने बना के भी रखा है। मौलिक समाज शास्त्र के अंतर्गत जो मौलिक अवधारणा है उसमें सबसे पहले हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे। उसकी क्या विशेषता है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि काफ़ी ये महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक है। जब तक हम लोग समाज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आगे फिर हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो समाज शास्त्र में जो मौलिक अवधारणाएं हैं टॉपिक, उसके अंतर्गत समाज के बारे में पढ़ेंगे। समाज में क्या होता है, कैसे होता है, उसकी अवधारणा क्या है, विद्वानों के विचार क्या हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी इस मेहनत का फ़ायदा पहुंच सके। जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं होते या जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता,
उन्हें लाभ मिलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।